नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो आज का जो बिग बॉस 15 का एपिसोड था, यहां पर मायशा के बाद ईशान का भी एलिमिनेशन हो गया। कान की कच्ची और निहायत ही स्टूपिड और निहायत ही कंफ्यूज्ड आत्मा साबित हुई हैं शमिता द शेट्टी। पहले तो ये मोहतरमा किसी की भी बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती हैं, उसके बाद फिर रिग्रेट करती है। ओ माय गॉड, एम आई लुकिंग कंफ्यूज्ड, एम आई लुकिंग स्टूपिड, एम आई गोइंग सो रॉन्ग। मेरी इंस्टिंक्ट इतनी खराब कैसे हो सकती है? मैं 25 साल मैंने काम किया है और मेरे में इंसान परखने की वो सेंस नहीं। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूं? मैं लुकिंग सो बैड। इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड आत्मा है। और आप देख लीजिए साहब, ऐसा है कि ये मोहतरमा खुद कहती है कि 25 सालों से इंडस्ट्री में 25 सालों से इन्हें इंसान परखने का सेंस नहीं आया है। और ये मोहतरमा बिग बॉस में तीसरी बार आ चुकी हैं। कैन यू बिलीव दैट? एंड मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है जब शमिता शेट्टी निहायत ही कान की कच्ची, डम्बो और मतलब बेवकूफ से भी एकदम घटिया वाली बेवकूफ है। बेवकूफ में भी चलो थोड़ा बहुत तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत अक्ल का इस्तेमाल करता होगा, शमिता तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करती है। और ये कोई पहली बार नहीं है। बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर ने एक पता नहीं अफलातूनी कहानी बना दी थी और दिव्या अग्रवाल के बारे में अनाप शनाप बोला कि दिव्या अग्रवाल ने ऐसा ऐसा बोल दिया शमिता आपके बारे में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इधर करण जौहर ने बोला और उधर बिग बॉस ओटीटी के फर्स्ट वीक में ये दिव्या अग्रवाल और शमिता एकदम खास दोस्त थी। करण जौहर की कहानी सुनते ही शमिता शेट्टी वाज लाइक, ओ माय गॉड, करण इज माय फ्रेंड, ही नोज मी, ही मस्ट हैव सीन समथिंग दिव्या बिचिंग अबाउट मी, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट ट्रस्ट हर। बट करण ने बोला है तो सही ही बोला होगा। इस कदर ये कान की कच्ची हैं। और यहां पर देख लीजिए अगेन राकेश और नेहा ने साबित कर दिया, स्पेशली राकेश ने, कि बिग बॉस ओटीटी में जो मैंने थंबनेल डाली थी डम्ब एंड डम्बर, राकेश ने यहां पर भी साबित कर दिया कि वो निहायत ही डम्ब है और डम्बर है शम्मो, जो कि राकेश की बात मान गई। और डम्बेस्ट है नेहा द वसीन, जो एक नंबर की मतलब फेक फेमिनिस्ट कहो या फिर गर्दुल्ली कहो या जो कहना हो वो कह सकते हो। इन्होंने बिग बॉस ओटीटी में क्या क्या गुल खिला रखे हैं ये हमने अच्छे से देखा है। ऐसे में ये नेहा भसीन और राकेश बापट, जिनका कोई खेल नहीं था, नेहा भसीन तो वल्गैरिटी के सहारे और राकेश बापट एमजी यानी कॉन्ट्रैक्ट के सहारे फाइनल तक पहुंचे थे। और ये यहां पर देख लीजिए तो राकेश, नेहा और शमिता, इन तीनों ने मिलकर डम्ब डम्बर डम्बेस्ट पिक्चर बना डाली है। इन मोहतरमा को राकेश ने और नेहा ने आकर बता दिया कि विशाल आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो ये लोग फट से विशाल के अगेंस्ट हो गए। जैसे ही सलमान ने बोला कि नहीं, विशाल का इंटेंशन ऐसा नहीं था, विशाल ने घुमाऊं वर्ड कन्विंस करने के इरादे से बोला था, जिससे मैं अपनी बहनों को बोलता हूं कि आई कैन कन्विंस, तो सडनली इन्होंने पाला बदल लिया। इन मोहतरमा को जिन्होंने 25 साल काम किया, मैंने 25 साल काम किया, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मैं महारानी हूं, इनको खुद को समझ में आता नहीं। राजीव अड़ाते ने विशाल के बारे में 4 बातें बोली तो गुस्से में जाकर उसको नॉमिनेट कर दिया, फिर बाद में बेचअप कर लिया। अब यहां पर जैसे ही राकेश ने वही चीज रिपीट करी, नेहा ने वही चीज रिपीट करी और सलमान ने जब क्लियर करा तो वापस से रिग्रेट करने बैठ गई। मतलब ये बॉडम है एक नंबर की, पता नहीं कौन चूतिए लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, बेवकूफ डम्बो कहीं की। कहने को ये मोहतरमा कहती कि मैंने 25 साल काम किया, 25 साल काम करा, 25 साल में घंटा कुछ काम नहीं किया। तुमने साबित हो रहा है कि तुम्हें 2 पैसे की अकल नहीं है। तुम्हारी अगर बहन जी यहाँ बॉलीवुड में नहीं होती तो तुम्हें कोई झाड़ू लगाने का काम भी नहीं मिलता। अब यहाँ हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी जो कि जी तोड़ मेहनत करते हैं शहर को साफ रखने के लिए, गटर वगैरह साफ करते हैं, उनका बिल्कुल मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात की बात कर रहा हूं कि शमिता शेट्टी अगर ये शिल्पा शेट्टी की बहन नहीं होती तो शायद इसे कोई घर में झाड़ू लगाने का भी काम नहीं देता। ये यहाँ हीरोइन बनी बैठी है सबकी छाती पर मूंग दलने के लिए। अकल 2 पैसे की नहीं, और ना इसके अंदर शक्ल है ना अकल है, और गर्दन तो ऐसे जिराफ की जैसे टू टू करके इधर उधर घुमाती रहती है। तो यहाँ पर जैसे कल जनता के कुछ सवाल थे, वैसे यहाँ पर ये देख लीजिए बिग बॉस ओटीटी वाले लोगों के, एकदम डम्ब लोगों के डम्ब सवाल, उस पर शमिता के डम्ब जवाब। लेकिन यहाँ विशाल कोटिया ने बहुत अच्छे से जवाब दिए कि कोई भी आता है और मुझे दूध में जो पड़ी मक्खी रहती वैसा ट्रीट हो, वैसा फील हो रहा है और वैसे ही मेरे साथ ट्रीट किया जा रहा है। मेरे एक स्टेटमेंट को घुमा घुमा मतलब बार बार मुझे मंदिर का घंटा बना दिया है, हर कोई आता है बजा के चला जाता है। लेकिन यहाँ विशाल कोटिया ने एक डायलॉग बहुत अच्छा मारा कि अगर ये मेरी सगी बहन होती तो शायद वो मुझे समझती, लेकिन इन्होंने सिर्फ मतलब का व्यवहार रखा है। इन्हें कोई भी कुछ बोलता है तो ये उस इंसान के हिसाब से निकल पड़ती हैं, अपना ओपिनियन सेट करके। ये भूल जाती हैं कि सामने जो इंसान है उसकी भी एक साइड की स्टोरी होती है। हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन शमिता शेट्टी सिर्फ वो पहलू देखती हैं जो कि उन्हें राकेश, नेहा या बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर दिखाते थे। शमिता शेट्टी इनके अलावा दूसरा पहलू खुद अपने बूते देखना ही नहीं चाहती हैं। एक ऐसी महिला जो रियलिटी शो में अपने बूते न सोच सकती है, ना कुछ कर सकती है, ना आगे बढ़ सकती है। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपने बूते बॉलीवुड में 25 साल टिक गई होगी? ये सवाल शमिता के अंधे फैंस जरा अपने आप से पूछें कि वो महिला जो रियलिटी शो में अपने बूते अपने दिमाग से चल ही नहीं सकती,
वो कैसे अपने बूते 25 साल से बॉलीवुड में टिक गई होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी लायक है, कितनी नालायक है। यहां पर ये राकेश और इसने नेहा ने करण और तेजा के लिए भी एक सवाल पूछा था कि इनका रिश्ता कितना ऑर्गेनिक है, कितना फर्जी है। भाई ये सवाल तुम पूछ रहे हो राकेश, तुम्हारा जो रिश्ता था बिग बॉस ओटीटी में, वहां पर एक प्लान किया गया था मेकर्स के द्वारा, जो शारा का जो टैग बनाना था, एंड जिस तरह से यहां पे सलमान खान ने राकेश के मुंह पर मखमल में लपेट के दे मारा कि तुम्हारा रिश्ता फर्जी है या असली है, और राकेश वाज लाइक हाँ हमारा तो एकदम ओरिजिनल, हाँ जैसे कि 7 जन्मों से तुमने, वहां 6 हफ्ते में तुमको प्यार हो गया। वो यहां कह रहे हैं कि करण और तेजा तुम्हारा नेचुरल है या फिर फेक है। भाई हमको अच्छे से पता है करण और ये तेजस्वी इन दोनों का फेक है, और तुम्हारा और शमिता दोनों का भी फेक है। और तुम अगर इतने लॉयल होते तो तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें छोड़ के नहीं जाती। मैं इस पॉइंट को हिलाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अपनी पहली पत्नी के सगे नहीं हुए तो तुम शमिता के कौन से सगे हो जाओगे। और राकेश बाबट तुम भी शमिता की कोई पहली चॉइस नहीं हो। शमिता के पहले भी काफी लोगों से ब्रेकअप हो चुके हैं, और जिस हिसाब से शमिता की पर्सनैलिटी है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वो बिग बॉस ओटीटी में भी दिव्या से अगर राकेश बात कर लेता था तो शमिता शेट्टी ना राकेश का जीना मुश्किल कर देती थी कि तुमने बात कैसे कर ली। तो शमिता शेट्टी और राकेश का बहुत आगे नहीं चलने वाला है। यहां नेहा भसीन ने एक और सवाल पूछा था वो प्रतीक के लिए कि भाई तू ऐसे दिखाता है कि तू ही सही है, बाकी लोग भी सही हो सकते हैं, ये हमेशा अपनी तोप लेकर के चलना सही नहीं रहता है। तो प्रतीक के अपने जस्टिफिकेशन और ये सारी चीजें थी। फिर एक वो चक्कर वाला बीबी के सितारे, जहां पर सबको प्लेटें तोड़नी थी। सलमान खान ने यहां पर एक चीज तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से ये कंटेस्टेंट की आपसी सहमति का जो फुग्गा फोड़ा है, इन लोगों के दिमाग में मकड़ी के जाले लग चुके हैं, दिमाग में जम चुकी है फफूंद, और उस फफूंद को, उस जाले को साफ करने के लिए ये जो चक्रव्यूह वाली जो टास्क थी, ये बहुत बढ़िया वाली टास्क थी। समझ में आ गया होगा घर वालों को कि उनके दिमाग में कितने जाले लग चुके हैं, उनकी थॉट प्रोसेस कितनी बकवास है। वहां पर जो लोग डिजर्विंग होने चाहिए थे, डिजर्विंग कौन बचा? वो जय द नेशनल नल्ला ऑफ इंडिया, जय भानुशाली। वो एंड उस चक्री पर दूसरी जो फोटो थी वो प्रतीक की थी, और प्रतीक ने वो फोटो देखकर, जैसे धूम पिक्चर में नहीं वो अली था, वो लड़कियों को देखते से ही सपने बुन लेता था, शादी हो गई, बच्चे हो गए और सपना टूट जाता था, ऐसे ही यहां प्रतीक ने जैसे ही खुद को देखा होगा, खुद की तस्वीर देखी होगी, अरे बाप रे बाप मैं तो डिजर्विंग में हो गया, अब तो मुझे जीते यहाँ तो दिव्या अग्रवाल भी नहीं, अब तो यहाँ पे मैं ब्रीफकेस भी नहीं, अब तो ट्रॉफी 2 सेकंड में प्रतीक ने खुद को विनर बनकर ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देख लिया होगा। यहां पर बात ही बात में क्रिएटिव का एक चीज निकल के आया, और हमें देखने को मिला सलमान का सबसे बड़ा वाला झूठ। कितनी सफाई से सलमान या मेकर्स के झूठ को जस्टिफाई करा था। नेहा भसीन ने बोला कि ये क्रिएटिव लोग पंगा कराते हैं, और नेहा भसीन कोई पहली नहीं है। पारस छाबड़ा ने भी बिग बॉस 13 में क्रिएटिव लोग कैसे झगड़ा लड़ाते हैं कहने को तो बिग बॉस वाले जो मेकर्स हैं वो एपिसोड स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि ये शो किसी भी तरह से निर्देशित नहीं है, या जो भी होता कंटेस्टेंट खुद करते हैं। लेकिन कितनी कन्वीनियंटली सलमान खान और मेकर्स इग्नोर कर देते हैं कि बिग बॉस इस शो के अंदर बार बार डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन का मतलब हिंदी में निर्देशन होता है, उसको इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिग बॉस में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां कोई कुछ नहीं बोलता, जो भी आप करते हो अपनी मर्जी से करते हो। भाई साहब बिग बॉस टास्क देता है, टास्क में पर्ची लिखी रहती है, वो पढ़ा जाता है कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो सारी चीजें तो आप ऑलरेडी डायरेक्शन, जैसे टीवी सीरियल या फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी है, वैसे ही बिग बॉस एक डायरेक्टर है जो कि लोगों को बताता है कि आपको कब क्या कैसे करना है। और अगर बिग बॉस को लगता है कि ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर एकता कपूर आ जाती हैं, या वो नल्ली नागिनें आ जाती हैं, या सलमान खान, या किसी न किसी टास्क के थ्रू घर वालों को स्पून फीड कराया जा रहा है इस सीजन में। आई थिंक इससे ज्यादा स्पून फीडिंग शायद ही किसी सीजन में हुई हो। एकता कपूर आ रही है घर वालों पर नकाब मुखौटा उतारने के लिए, और ऐसे ही सलमान खान ने ये जो चक्रव्यूह वाली जो टास्क कराई थी वो किस लिए कराई थी? वो इसीलिए तो कराई थी कि भैया तुम लोगों की थॉट प्रोसेस गलत है, तुम लोगों को जिसको नॉमिनेशन में लाना चाहिए तुम उसको लाते नहीं हो, तुम एक भेड़ चाल में चल पड़ते हो। तो यहां इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग करवाई जा रही है, उसके बावजूद ये एमजी वाले कंटेस्टेंट समझने को तैयार नहीं, जिनके ऊपर लाखों करोड़ों फूके जा रहे हैं। अब यहां तो कंफर्ट जोन में पड़ा वो नल्ला, नेशनल नल्ला जय भानुशाली, या फिर तेजा या शमिता तो अपने बाप का घर समझ रही हैं। बाप का घर समझ क्या रही, वो तो बाप का घर बन ही चुका है। बाप का घर क्या होता है? मायका। अब यहां पर उनके सैया भी आ गए, भैया भी आ गए, और वो चड्डीधारी नेहा भसीन जो कि बिग बॉस ओटीटी में इतनी गंद फैलाती थी, अब यहां पर नेहा भसीन और बिग बॉस ओटीटी और चड्डी वड्डी की बातें चल रही हैं। और यहीं पर नेहा भसीन को सलमान खान ने झाड़ भी दिया कि यहां क्रिएटिव किसी पर कुछ थोपते नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रिएटिव्स ने बोला कि ऐसा ऐसा करो? अब चूंकि ये सारे कंटेस्टेंट तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आए हैं, डिक्लेरेशन दे के आए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने मुंह से सच नहीं बोलेंगे, तो ये कंटेस्टेंट से तो कोई उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन सलमान खान इतना दोगलापन तुम क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारे झूठ की पोल पट्टी में खोल
देता हूं कि कैसे क्रिएटिव जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े करवाते हैं और कैसे क्रिएटिव लोग एंगल थोपते हैं या फिर शो में क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीजें क्रिएटिव लोग ही तय करते हैं। फॉर एन एग्जांपल बिग बॉस ओटीटी की बात करते हैं। बिग बॉस ओटीटी में मोस्ट ऑफ द फीमेल जो थी वो अंडर गारमेंट्स वगैरह नहीं पहनती थी। ये पॉइंट मैं बिग बॉस ओटीटी के टाइम से देखता रहा हूं, लेकिन मैंने इस बारे में कभी उस डायरेक्शन में मैंने बात की नहीं। लेकिन यहां पर यह बात करना जरूरी है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी के जब प्रोमो आने शुरू हुए थे वहां पर करण जौहर ने 2-3 मैनिक्वींस नंगी पुंगी खड़ी कर रखी थी। तो अगर आपने बिग बॉस ओटीटी देखा जहां पर प्रतीक ने अपना पजामा नीचे खिसका दिया था और नेहा भसीन उनके साथ वो बिकनी में घूमती रहती थी, अंडरगारमेंट्स पहनती नहीं थी, इनफैक्ट अपने अंडरगारमेंट्स वो सिंक वॉश बेसिन वगैरह वहां रख देती थी। और मुस्कान जट्टाना थी जो कि न्यूड वीडियो बना के फेमस हुई थी, वो वहां अंडरगारमेंट्स पहनती नहीं थी। जब मॉर्निंग डांस होता था, ये इस तरह से डांस करते हैं तो फिर क्या क्या कैमरे पर आता होगा। तो नेहा भसीन, मुस्कान जट्टाना, ये ओपनली बूबीज की बातें। और शमिता शेट्टी जो बड़ी क्लासी बनती हैं, इन्होंने तो मतलब ऐसी ऐसी अतरंगी हरकतें, वल्गैरिटी फैलाई थी। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं इंस्टाग्राम पर उस टाइम के, चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैसे वल्गैरिटी का सीधा प्रसारण होता था। ये चीजें ऐसा नहीं कि ये लोग ऐसे ही फ्लो में करते थे, ऐसा नहीं है कि इन लोगों का मन हो गया तो इन लोगों ने ये वल्गैरिटी की हदें पार कर दी। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, बिग बॉस ओटीटी के जब प्रोमो आने शुरू हुए थे तो करण जौहर वहां पर जब प्रोमो में आता था, क्रिएटिव के साथ डिस्कशन करता था, तो उसने करण जौहर ने उस प्रोमो में 2-3 नंगे पुंगे मैनिक्विन्स खड़े कर रखे थे। किसी को चड्डी पहना रखी थी, किसी को नहीं पहना रखी थी, और अतरंगी टाइप की चीजें जो कि ब्लर कर दी गई थी। और करण जौहर ने बोला था कि ये मेरे कुछ आइडियाज हैं। तो ये सारी चीजें क्रिएटिव लोग प्लान करते हैं, फिर कंटेस्टेंट को बोलते हैं। आप देख लीजिए, ये नया भसीन बिग बॉस ओटीटी में एकदम नंग धड़ंग रहती थी, लेकिन यहां पर नहीं है क्योंकि यहाँ क्रिएटिव्स ने बोल दिया कि भैया यहाँ टीवी पे फैमिली ऑडियंस आती तो हमको ऐसी चीजें नहीं चाहिए। लेकिन यही क्रिएटिव ने या प्रतीक को, नया भसीन को, मुस्कान जट्टाना जो कि नंगे पुंगे, मतलब वो तो कपड़े पहनना ही उसके लिए, उसने बिग बॉस ओटीटी में बोला था कि प्रतीक नंगा घूमता है, मेरा भी बड़ा मन कर रहा मैं नंगी घूमूं, लेकिन वो नहीं घूम पा रही थी। उस शायद थोड़ी शर्म लिहाज आ गई हो। तो आप देख लीजिए कि कैसे बिग बॉस मेकर्स ने ओटीटी पर जो फ्रीडम है ना, वहां पर कोई सेंसरशिप नहीं है, तो कैसे इन लोगों ने चीजें बोली और कंटेस्टेंट ने वो चीजें की। अब यहां पर नया भसीन ने क्रिएटिव का थोड़ा बोल क्या दिया, सलमान तो एकदम मेकर्स का सस्ता वकील बनके कूद पड़ा कि नहीं यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, या जो लोग भी करते हो वो आप करते हो क्योंकि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आए हो और वहां कॉन्ट्रैक्ट में डिक्लेरेशन रहता है कि जो भी करेंगे उस एक्शन के लिए हम जिम्मेदार होंगे। ऐसा वहां पर ये कंटेस्टेंट साइन करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बिग बॉस के ऑडिशंस के फॉर्म वगैरह मैंने भी भरे थे, तब वहां पर नीचे अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है या जो भी कुछ होता है, मैं मेकर्स के जो डिसीजन होगा उसको चैलेंज नहीं करूंगा। मैं इस चीज की अभी सहमति देता हूं, मेरा सिलेक्शन हो रिजेक्शन हो ये सब मेकर्स के हाथ में होगा, मैं इसके खिलाफ किसी भी तरह से लीगल एक्शन नहीं लूंगा, मैं साइन करके देता हूं। तो ये जो डिक्लेरेशन होता है ये सबके लिए रहता है और इसी डिक्लेरेशन की वजह से यहां पर लड़ाई झगड़े भी मेकर्स ने करवाए, जंगल में दंगल, जंगल में मंगल, ये सब मेकर्स ने करवाया। लेकिन यहां जब सलमान पूछता है तो सब बोलते थे नहीं नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं बोला, ये तो सब नेचुरली कर रहे हैं, हम लोग है ही बचपन से पागल, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं हमको कि बुद्धि का इस्तेमाल करना, सब नंगे धड़ंग खेलना, जंगल में दंगल, WWE, ये तो हम मतलब इनबिल्ट है हमारा, हम ही करते हैं सब, हमें नहीं बोला किसी ने। तो ये इतनी सारी बातें जो मैंने करी हैं ये कुछ और नहीं, सलमान खान के झूठ को एक्सपोज करने के लिए करी कि सलमान कितनी बेशर्मी से झूठ बोल देता है। खैर यहाँ पर एकता कपूर और उनकी नल्ली नागिनें आई। नल्ली नागिन के साथ एकता कपूर कभी बोलती जय को करारा जवाब दो, नहीं नहीं जय तू बैठ जा। और शमिता शेट्टी को देखा आपने, शमिता शेट्टी ने डेवोलिना के सामने तो बड़े तेवर दिखाए थे। तो वो महारानी शम्मो देवी जो सलमान को भी बोलने नहीं देती, सलमान बोले तो बीच में शम्मो काट देती है, लेकिन एकता कपूर के सामने शम्मो एकदम मुंह में दही जमाकर स्कैरी स्कैरी बोल के चुप होके बैठ गई, बिकॉज टीवी माफिया के सामने तो फिर शम्मो महारानी की भी नहीं चल पाती है। तो आप देख लीजिए, अकेली शम्मो ही नहीं, हर कोई प्रतीक वगैरह सब ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। और ये एकता कपूर जैसे अपने सीरियल में जबरदस्ती में ट्विस्ट थोपती है, यहां पर भी ट्विस्ट थोप रही थी। उनकी एक नल्ली नागिन को, वो सुरभि को जय बहुत अच्छा लग रहा था, तो अनीता को जय बिल्कुल भी एकदम थर्ड क्लास लग रहा था। तो ये नल्ली नागिन है, पता नहीं मेकर्स की लिखी स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर रही थी या क्या कर रही थी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें देखने को अच्छे से मिल गया कि शमिता शेट्टी एकता से बहुत ज्यादा डरती हैं और वो डेबोलिना के अगेंस्ट तो बहुत ज्यादा चढ़ पड़ी थी। लेकिन यहाँ एकता ने बोली कि आप बैठ जाओ, पहले बोला करार जवाब दो, नहीं नहीं आप बैठ जाओ, आप अनफेयर कैसे ये बोलना था, नहीं आप बैठ जाओ। यहाँ शम्मो की बोलती बंद हो गई, लेकिन डम्बोलिना के सामने तो इनकी बड़ी जबान चल रही थी। अच्छा, डेबोलिना और फिर डम्बोलिना से मुझे याद आया कि डम्बोलिना से आर्ग्यूमेंट्स अकेले विशाल ने नहीं किया था, शमिता ने भी किया था। और शमिता ने तो बोल दिया था छाती ठोककर कि मैंने अफसाना को घटिया औरत नहीं बोला, प्रूव में, आप बाहर जाके देखो, ये आप बाहर जाके देख लेना, जरूरत आपको देखने की है, मैंने नहीं बोला, हाउ कैन यू से कि मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप कुछ भी देख के आ रही हो।
कहने का मेरा मतलब ये कि कल के एपिसोड में सलमान खान ने जनता की कॉल के थ्रू विशाल कोटियान से तो हाथ जुड़वा दिए कि डम्बोलिना आई एम सॉरी, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। लेकिन क्या डेबोलिना उर्फ मेहमान का अपमान सिर्फ विशाल कोटियान ने किया था, शमिता ने नहीं किया था? शमिता ने भी किया था, लेकिन सलमान खान तो आंख का अंधा नाम नहीं सुन कहता है कि 2-2 बार एपिसोड देखता हूं, लेकिन देखा होता तो वहां शमिता शेट्टी को भी तुरंत बोल देता कि मोहतरमा आपने भी मेहमान का अपमान करा था और आपने अफसाना को घटिया औरत बोला। महारानी शम्मो देवी ऑफ बकिंगम पैलेस जो कि कह रही थी कि डेबोलिना आप जाके बाहर देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला। आपका स्टेटमेंट था कि ये कहां से आई, ये घटिया औरत कहां से उठ के आ जाते हैं ऐसे लोग, ये आपका स्टेटमेंट था। लेकिन सलमान ने तो बोला ही नहीं। शम्मो से पता नहीं किस वजह से डरता है सलमान खान। वैसे सलमान खान का डबल स्टैंडर्ड सिर्फ शमिता नहीं बल्कि यहां सिम्बा के लिए भी हमें देखने को मिला। जरा 2 वीक पहले चलते हैं, करण कुंद्रा ने प्रतीक को उठाकर पटक दिया था। तो उस वीकेंड पर जहां पर कि करण कुंद्रा की करारी बैशिंग होनी चाहिए थी, सलमान खान ने क्या कहा कि प्रतीक ने मुद्दा बनाया नहीं तो हम करण कुंद्रा आपको ज्यादा क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या बाहर भी ऐसे लोगों को फेंकते हो? और करण कुंद्रा ने रोने धोने की एक्टिंग की थी। अब यहां आ जाते हैं इस वीकेंड पर, जहां पर कि इस एपिसोड के स्टार्ट में ही सलमान खान ने वो राजीव जो मंदिर का घंटा बन जाता है, गलत जगह गलत टाइम पर पहुंच जाता है और किस कदर किसी और के मुद्दे में इसको चोट लग जाती है, जहां पर हमने क्लियरली देखा कि वो सिम्बा ने उठाकर बेंच पटकी और उमर को धक्का दिया था। लेकिन सलमान खान ने यहां पर उस टाइम पर ये सिम्बा को बैश ही नहीं करा। एपिसोड के एंड में थोड़ा सा बोल दिया सलमान खान ने कि हम एक वार्निंग दे रहे हैं सिम्बा को कि जो तुमने किया वो गलत था। सिम्बा गलत था, दैट मीन्स सिम्बा का सस्ता वकील शमिता और जय ये दोनों भी गलत थे। लेकिन यहां सलमान खान ने बस ये बोल दिया कि सिम्बा तुमको हम वार्निंग दे रहे हैं और कल से जो वीआईपी रूम वाली को टास्क शुरू होगी उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। अब ये वीआईपी रूम या फिर ये रेस टू फिनाले ये कुछ और नहीं साहब, बिग बॉस 13 में याद है आपको एलीट क्लब करके आया था, ये उसी का छोटा भाई वीआईपी रूम समझ लीजिए, जिसमें कि सिम्बा एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसने हिंसा करी। और यहां पर सलमान खान क्या बोलते हैं कि सिम्बा का रिएक्शन था, मतलब सिम्बा का सिर्फ रिएक्शन था। इस हिसाब से तो करण कुंद्रा ने जो करा वो भी रिएक्शन ही था। तो करण कुंद्रा को क्यों बोला गया कि इस हरकत की वजह से आप बाहर जा सकते थे? वो तो गनीमत है कि प्रतीक ने मुद्दा नहीं बनाया, अदरवाइज आप शो से बाहर चले जाते। यहां पर तो उमर रियाज ने मुद्दा भी बनाया था, बिग बॉस से बात भी की थी, लेकिन यहां सलमान खान की बुक्स में क्या बोला जाता है कि सिम्बा ने रिएक्ट करा जो कि गलत था, लेकिन सिम्बा का सिर्फ रिएक्शन था। तो क्या यहां पर उमर रियाज ने सिम्बा को धक्का दिया था जिसके रिएक्शन में सिम्बा ने उमर को धक्का दिया? जी नहीं, उमर वहां बैठा था, उसने कुछ बोला और जिस चीज को सिम्बा ने गलत समझा ये चीज खुद सिम्बा अपने ही मुंह से लाइव फीड में बोल चुका है कि उसने तो क्लियरली सुना ही नहीं था कि मां की गाली थी या क्या था, वो उसका तो बॉडी कांपने लग गई और वो पहले ही एग्रेसिव था। हमने यहां एकता कपूर जब आई थी तब भी हमने शमिता के मुंह से सुना कि उमर एग्रेसिव हो जाता है, उमर बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाता है, लेकिन बड़ी ही कन्वीनियंटली इन सब ने सिम्बा का एग्रेसिव और जंगली तेवर सिरे से इग्नोर कर दिए। हालांकि जिस तरीके से ये एपिसोड जा रहा था मुझे लग रहा था सलमान खान इस टॉपिक को सिरे से इग्नोर कर देगा और सिम्बा को कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो तो जो जीरो और हीरो वाली टास्क चल रही थी जहां पर सलमान खान थोड़ा गुस्से में आ चुका था कि आप लोग, ये मेरा दोस्त है, मैं ये करना नहीं चाहता, ओ माय गॉड ये दोनों ही मेरे लिए हैं, इस तरह के अल्फाजों का प्रयोग नहीं करना। आई थिंक राजीव ने और तेजा ने ऐसे कुछ अल्फाजों का प्रयोग किया था, तो सलमान की सटक गई थी। तो सलमान ने वार्निंग देने वाले फ्लो में यहाँ सिम्बा को वार्निंग दे दी और ईशान का एलिमिनेशन कर दिया। थोड़ा सा सीरियस हो गया था सलमान खान और सलमान खान को इसी तेवर में मैं देखना चाहता हूं, लेकिन सलमान खान को मेकर्स इस तेवर में आने ही नहीं देते हैं। और जो बातें सलमान खान को अपने मुंह से कहनी चाहिए वो या तो कॉलर्स के थ्रू या फिर राकेश या नेहा के थ्रू या फिर एकता कपूर और उनकी नल्ली नागिनों के मुंह से करवाने की कोशिश की जाती है, जो कि बहुत बकवास लगता है। जो काम सलमान खान का है वो सलमान खान को करना चाहिए और सलमान खान को यहां पर पब्लिक से इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्रिएटिव लोग ही झगड़ा करवाते हैं, ये क्रिएटिव लोग ही हैं जिन्होंने ये तेजरान बना दिया है और ये क्रिएटिव लोग ही हैं, कुछ दिनों में शारा शरारा और नेहा प्रतीक का अलग अलग हैशटैग बना देंगे। ये सारी चीजें क्रिएटिव लोग ही डिसाइड करते हैं। सलमान खान आप कितना भी डिफेंड कर लो, लेकिन अगर धुआं उठ रहा है तो आग जरूर लगी होगी। आप कितना भी पानी डालने की कोशिश कर लो, लेकिन जनता इतनी समझदार हो चुकी है, जो आपकी कथनी करने के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को, उस डबल स्टैंडर्ड को हम अच्छे से न सिर्फ देखते हैं बल्कि पब्लिक के सामने रखते भी हैं कि देखो भैया मेकर्स बोल क्या रहे हैं, लेकिन उनका बोलना उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहा है। कहते हैं कि शो में कुछ भी डायरेक्टेड या इंस्ट्रक्टेड नहीं होता, लेकिन बिग बॉस हर दूसरे दिन चिट्ठी लिख के भेज देता है। वो क्या रहता है? वो क्लियरली डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस ही रहती हैं। इनफैक्ट बिग बॉस ने इस वीक वो जो कैप्टनसी टास्क में जो राज दिए थे वो क्या था? वो डायरेक्शन ही तो था। जैसे सिम्बा को बोला गया था कि आपको बोलना है कि ईशान मायशा से प्यार करता है, क्या था वो? डायरेक्शन नहीं था क्या? तो यहां पर सलमान खान जिस तरह से क्रिएटिव को डिफेंड करा था, जस्टिफाई करा था, ये क्रिएटिव ही सलमान खान के झूठ की पोल पट्टी खोल देते हैं। और ये कोई नया
नेहा भसीन पहली बार नहीं है बिग बॉस ओटीटी में, ये इसने राकेश ने और शमिता ने मिनिमम गारंटी की पोल पट्टी खोल दी। यहां बिग बॉस 15 में शमिता को पहले से ही पता था कि राकेश आने वाला है। और आपको याद होगा बिग बॉस 14 में अली और जास्मिन की भी एक क्लिप वायरल हुई थी लाइव फीड की, जिसमें अली ने कहा था कि वो तो 15 सप्ताह तक रहने वाला है। ये सारी चीजें पहले से प्लान होती है, सारे टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, और कब कब किस चीज पर लड़ना है, किस बात का मुद्दा बनाना है, इवन कौन क्या कपड़े पहनेगा। बिग बॉस ओटीटी के रेफरेंस से बोल रहा हूं कि किसको क्या कपड़े पहनने, क्या नहीं पहनना है, क्या दिखाना है, ये सारी चीजें वहां पर मेकर्स यानी कि क्रिएटिव टीम ही तय करते हैं। सलमान कितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन जो सच है वो तो सच है कि क्रिएटिव टीम बहुत बुरी तरह से इस सीजन को फ्लॉप कराने में जुटी है। पब्लिक पर थोपे जा रहे हैं करण, तेजस्वी और ये शरारा और इसका ये वो खटारा, ये नेहा और ये मतलब और जय भानुशाली को कैसे भूल सकता हूं। नेशनल नल्ला बन चुका है ये जय भानुशाली, जिसको कि थोपा जा रहा है पब्लिक के ऊपर थैंक्स टू द क्रिएटिव एंड उनका मिनिमम गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी बातें रही हैं आज के एपिसोड का हाईलाइट, जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। अब आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से नेहा भसीन ने क्रिएटिव का पॉइंट उठाया, सलमान खान के गुर्दे छिल गए और फटाक से उसके कान के ठट्टे में आवाज आएगी सलमान प्लीज पिक दिस पॉइंट एंड क्लियर इट अप। अरे भैया सलमान तो फिर ऐसा आ गया। एंड जिस तरीके से सलमान खान ने या सिम्बा के लिए बोल दिया कि सिम्बा ने किया वो गलत किया, लेकिन वो रिएक्शन था। तो फिर जब प्रतीक को उठाकर करण कुंद्रा ने फेंका था, तब आपने क्यों नहीं बोला कि प्रतीक ने जो करा था उसका रिएक्शन था करण कुंद्रा की तरफ से? तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला। तब तो आपने बोला था कि प्रतीक ने मुद्दा नहीं बनाया, अदरवाइज हम आपको शो से उठा के बाहर फेंक देते। लेकिन यहां तो आपने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस एक वार्निंग दे दी कि सिम्बा एलिजिबल नहीं होगा वो रेस टू फिनाले के लिए, बाकी सब लोग कल से जुट जाओ। अगेन एक इंस्ट्रक्शन है मेकर्स की तरफ से, और सलमान बोलता है हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते। सलमान खुद अपने मुंह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा कि कल से क्या क्या होगा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे आपको खेलना है। ये जो टास्क के थ्रू सलमान क्या कर रहा है, इन लोगों के अंदर फूट ही तो डाल रहा है कि भाई तुमको जिसको नॉमिनेशन में लाना तुम उसको लाओ, तुम बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मत खेलो। ये क्या है भाई, ये क्या है? ये क्रिएटिव की तरफ से इनपुट नहीं है तो और क्या है? एंड एक बात और, जिस तरह से सलमान खान ने या उमर को फिर से इग्नोर कर दिया, इस बंदे को आपने पिछले वीक काफी ज्यादा तंज मारे, वो बंदा कैप्टन बन गया, आपने एक शब्द नहीं बोला एप्रिसिएशन के लिए कि हाँ भाई तुम कप्तान बन गए, मुबारकबाद हो। हमने देखा है अक्सर बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करते हो। अब बाकी लोगों का तो मैं क्या ही बोलूं, सिम्बा जैसे नल्ले को यहां सलमान डिग्निफाइड प्लेयर बोल देता, सिम्बा तुम बहुत अच्छा जा रहे हो। तो आप देख लीजिए जो बंदा अच्छा गया, जिसको आई थिंक निशांत ने भी बोला कि हाँ उमर काफी अच्छा माइंड ब्लोइंग खेल रहा है, सलमान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस उमर के एप्रिसिएशन के लिए। वही सिम्बा जैसे लपड़ झंडे को वो डिग्निफाइड प्लेयर बोल देते हैं। तो सलमान खान खुद को एक नंबर का झूठा ही नहीं बल्कि दोगला भी साबित कर रहा है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।